कोई कसर न छोड़ी हमने आन बान में, लोगों ने भी पढ़े कसीदे अपनी शान में। सब कुछ खरीद लाए हम बाजार से, मगर सेहत मिली न हमको किसी भी दुकान में। नमस्कार दोस्तों, सेहत और ज़िंदगी की एक और नई कड़ी में मैं मीनाक्षी आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हम चर्चा करेंगे एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी पे। और इस चर्चा को करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर वीएन मिश्रा, डॉक्टर दीपिका जोशी और डॉक्टर आरएन चौरसिया। तो चलिए अपने सभी विशेषज्ञों का आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और जानते हैं कि मिर्गी क्या है। डॉक्टर दीपिका जोशी, चूंकि आप विभागाध्यक्ष हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट बीएचयू में, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि मिर्गी क्या है। मिर्गी में सामान्यतः जो लक्षण होते हैं उसमें जैसे मरीज के जब रिश्तेदार आते हैं कि मरीज एकदम कपकपाने लगता है, शरीर कड़ा हो जाता है, मुंह से झाग वाग निकलता है और वो चेतना खो बैठता है। तो ये आम पब्लिक के लिए जब वो हम लोग के पास आते हैं उनके लिए काफ़ी एक भयानक सी बात होती है। वो लोग काफ़ी डरे होते हैं और उस दौरान मरीज को चोट लग सकती है और यूरिन और स्टूल्स भी वो कई बार बड़ी मिर्गी में वो लोग पास कर देते हैं। ये तो हुई जो मेन जनरलाइज्ड जो बड़ी वाली मिर्गी होती है। इसके अलावा कुछ मरीजों में मिर्गी की तरह लक्षण होता है पर वो एक्चुअल में मिर्गी नहीं होता है, वो दूसरे कुछ साइकोलॉजिकल कारण और इन सब रीजन से होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि सबसे पहले जब मरीज आता है कि क्या मरीज को वाकई में मिर्गी का ही दौरा पड़ा है, जैसे आम भाषा में कहते हैं, या मिर्गी की तरह कुछ और चीज़ तो नहीं है। जैसे कई बार जो मिर्गी की तरह जिसको हम लोग सूडो सीजर्स या साइकोजेनिक सीजर्स कहते हैं, या और कई बार एक सरदर्द जैसे माइग्रेन है उसमें भी कई बार कुछ ऐसे ऑरा के फीचर्स होते हैं जो मिर्गी की तरह मिमिक कर सकते हैं, या कई बार लकवा के जो अटैक्स होते हैं स्पेशली जो बड़ी एज में वो भी मिमिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत एक केयरफुल हिस्ट्री से ही हम लोग पूरे कायदे से डिटेल से मरीज से पूछते हैं कि किस तरह से लक्षण हुआ, उस दौरान क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जिससे फिर हम लोग आगे की डायग्नोसिस बनाते हैं और ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। जैसा कि मैम आपने बताया कि मिर्गी के भी कई अपने अपने लक्षण होते हैं जिसके आधार पर आप लोग तय करते हैं कि इसको किस कंडीशन में या किस कैटेगरी में रखना है। डॉक्टर वीएन मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि मैम ने बताया कि अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो कैसे आप लोग डायग्नोस कर पाते हैं कि कौन सा केस किस तरीके का है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया भी कि जो प्रमुख मिर्गी जिसमें तेज झटके के साथ बेहोशी आती है, और दूसरा ऐसी मिर्गी जिसको मिर्गी नहीं होती लेकिन जैसा मिर्गी जैसा होता है। तो जो तेज झटके के साथ और बेहोशी के साथ जो मिर्गी होती है उसको हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले जानना चाहते हैं कि क्या ये किसी ब्रेन की बीमारी के कारण है या कोई ब्रेन की बीमारी इसमें नहीं, केवल इस मिर्गी है। तो जब मिर्गी एज सच आती है तो उसमें एक मिर्गी होता है जिसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड टोनिक-क्लोनिक सीजर, जिसमें चारों हाथ पैर का अकड़न और फिर मरीज गिर जाता है, बेहोश हो जाता है और मुंह से झाग निकल के लगभग 1.5 से 2 मिनट में पूरा मिर्गी खत्म होता है। दूसरा मिर्गी है जिसमें हम कहते हैं कि मायोक्लोनिक सीजर, जिसमें तेज झटके के साथ इसमें होश बना रहता है, और इसके कुछ प्रकार हैं जिसमें होश भी जाता है जो कि खतरनाक मिर्गी होते हैं। तीसरा एक ऐसा मिर्गी जिसको हम कहते हैं एब्सेंट सीजर, जिसमें आदमी बातचीत करते करते अचानक चुप हो जाता है, शांत हो जाता है और फिर वापस ठीक हो जाता है। और चौथा जो हम कहते हैं कि कोई सिम्टोमेटिक सीजर, उसमें ब्रेन में कई बार जो इन्फेक्शन या कीड़े या ट्यूमर या चोट लगने से इन तरीके की बीमारियां ब्रेन में होती हैं और उसके कारण झटके आते हैं। और डॉक्टर चौरसिया, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा सर ने बताया कि अलग अलग इसके कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से कि मिर्गी हो सकती है, तो वो कारण कौन कौन से बनते हैं जिनकी वजह से कि किसी को मिर्गी के झटके आते हैं या ये बीमारी उनमें होती है। जैसा कि आपने पूछा कि कारण क्या क्या हो सकते हैं मिर्गी के, तो मिर्गी के कारण अलग अलग अवस्था में अलग अलग कारण होते हैं। कुछ मुख्य कारण होते हैं उस अवस्था के लिए। तो जैसे बच्चों में है तो बच्चों में भी अलग कारण है, एडल्ट में अलग कारण है, बूढ़ों लोगों में अलग अलग कारण है। तो बच्चों में अधिकतर जो भी बीमारियां हैं इन्फेक्शन के कारण होता है अधिकतर, जैसे कि मेनिंजाइटिस वगैरह हो जाए
या फिर कोई पैदाइशी जो इंसल्ट हो बच्चे के बर्थ के समय, या फिर जब बच्चा पेट में रहता है उस समय भी कोई अगर इंसल्ट हो गया हो ब्रेन में बच्चे के, तो वो भी बाद में मिर्गी के लक्षण के तौर पे दिखाई दे सकता है। कुछ जेनेटिक्स कारण होते हैं, आनुवंशिक कारण होते हैं, जिसमें बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी वाले में भी ऐसी तरीके की बीमारियां होती हैं, जैसे या फिर एक भाई बहन, अगर कई भाई बहन है तो उसमें कई बच्चों में एक साथ हो सकते हैं। तो ये सब बच्चों में मुख्य कारण ये सब होते हैं। इंकेफेलाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, और कुछ आनुवंशिक, और साथ में जो अगर प्रसव के दौरान कुछ इस तरीके की दिक्कत हो। और ज़्यादातर जो एडल्ट में है, एडल्ट में देखें तो अधिकतर जो इन्फेक्शन, जो हमारे यहाँ ट्यूबरकुलोसिस बहुत एक कॉमन बीमारी है, तो उसके भी इस तरीके से गांठ वगैरह जैसे बन जाते हैं, दिमाग में गांठ बन जाए तो उसके कारण आ सकते हैं। दूसरा एक लार्वा होता है जिसका हम लोग फीती कृमि लार्वा बोलते हैं, वो भी दिमाग में चला जाता है, जिसके कारण उससे भी झटके आ सकते हैं। और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के वजह से भी जैसे चोट वगैरह लग जाती है तो उसके फलस्वरूप भी बाद में या उसी दौरान से ही मरीज को झटके इस तरीके से आ सकते हैं। और बूढ़ों में अधिकतर जो मिर्गी के लक्षण आते हैं उनमें देखा गया है कि अगर कभी शुगर अनकंट्रोल्ड रहे, काफ़ी मात्रा में बहुतायत में बढ़ा रहे तो भी आ सकता है। साथ में अगर ब्रेन स्ट्रोक हो गया हो, लकवा लग गई हो, तो उसके फलस्वरूप भी मरीजों में इस तरीके के लक्षण देखे जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और जानना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया कि इन्फेक्शन की बात कही, तो क्या जो पेशेंट्स होते हैं घर में होते हैं, तो क्या इनकी वजह से इनकी जो बीमारी है ये क्या संक्रामक हो सकती है और भी लोगों के लिए? जैसे कुछ टीबी, एक जो हमने बताया कि दो मुख्य कारण हैं, जो एक टीबी का गांठ होना, एक जो फीता कृमि लार्वा का गांठ होना, तो ये घर में किसी और लोगों को भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि एक संक्रमण भी हो सकता है, तो संक्रमण से याद आया कि क्या ये बीमारी अन्य लोगों के लिए जिनको मिर्गी की समस्या है, क्या उनके आसपास जो लोग इर्द गिर्द रह रहे हैं उनमें भी ये फैलने की आशंका रहती है? जैसा कि मैंने बताया, दो बीमारियां मुख्यतः, एक तो टीबी जो अगर फैमिली में किसी को इलाज चल रहा हो और साथ में अगर झटका आ जाता है किसी को, और सिर में इस तरीके का गांठ या फिर मेनिंजाइटिस की अगर संभावना व्यक्त की जा रही हो, तब फिर हम सोच सकते हैं कि ये वहाँ से आ सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा जो मैंने बताया फीती कृमि वाला जो लार्वा होता है, उसका तो हमारे डे टू डे हमेशा रूटीन में एक तरीके से हमको जो थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए कि साग सब्जियां जो हम लोग खेतों से डायरेक्ट उगते हैं उसको कायदे से अच्छे से धो करके खाना चाहिए। खाने के पहले बच्चों का हाथ जरूर धुलवा देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को तो नहीं जाएगा, लेकिन ये एक तरीके का संक्रमण ही है जिसका इलाज भी है संभवतः, और कुछ हम सावधानियां बरते तो ये बचाव भी हो सकता है, आगे किसी दूसरे को, फैमिली मेंबर को फैल नहीं सकता। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये फैलाव इसका हो सकता है, लेकिन वो किसी व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं होगा। कारण पे तो हमने चर्चा की। डॉक्टर दीपिका, एक बार फिर जानना चाहेंगे आपसे कि अगर निदान की बात करें तो सबसे पहले निदान के तौर पे आप लोग क्या किसी को सलाह देते हैं मरीज को अपने? सर्वप्रथम जब भी मरीज, नॉर्मली तो हम लोग ओपीडी में देखते हैं, और लेकिन अगर जो मरीजों की हालत सीरियस रहती है, नॉर्मली जो एक एंटिटी होती है, जब बहुत ज़्यादा मिर्गी के कारण बेहोशी होती है, जिसे हम लोग स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं, तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। तो वो मरीजों को डायरेक्टली हम लोग वार्ड में लेते हैं या इमरजेंसी में। अदरवाइज जो मेजॉरिटी ऑफ द मिर्गी होती है वो हम लोग ओपीडी में ही मतलब मरीज हम लोग के पास सर्वप्रथम आता है। तो वहां पर हम लोग सबसे पहले डिटेल हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि गुड हिस्ट्री का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो सबसे पहले हिस्ट्री लेने से ही, जैसे जो डायरेक्ट अटेंडेंट जिसने उस चीज को विटनेस किया हो डायरेक्टली, क्योंकि कई बार सटल फीचर्स रहते हैं, जब मतलब बहुत ओवर्ट लक्षण नहीं रहते, कि जरूरी नहीं कि हर मिर्गी में हाथ वाथ कड़ा हो या इस तरह से हो। कई में बहुत सटल माइनर फीचर्स भी होते हैं, जैसे खाली मरीज ऐसे वेकेंट स्टेयर करेगा या फिर कुछ मुंह चलाएगा, कुछ हाथ चलाएगा, तो कुछ इस तरह के सिम्टम्स भी होते हैं।
और उसके बाद उसको हल्का चक्कर आएगा, बस वो गिर जाएगा। तो जरूरी नहीं कि हर मिर्गी में हाथ वाथ कड़े हों और झाग वाग या फुल फ्लेजेड आए। तो इन सब चीजों को जानने के लिए हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम लोग जैसे नॉर्मली ओपीडीज में फिर सीटी स्कैन एडवाइस करते, जब हम लोग श्योर हो जाते कि हाँ ये मिर्गी ही है तो एक सीटी स्कैन और ईजी तो मिनिमम एडवाइस करते हैं। ईजी सिलेक्टेड केसेस में, जहाँ खासतौर से जो पीडियाट्रिक या बच्चों वाली एपिलेप्सीज होती हैं, अगर क्लियर कट हमें सीटी में कोई मास लीजन या कोई गांठ जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया दिख रहा है, तो उसमें ईजी का उतना महत्व नहीं रह जाता, तो उसमें तो खैर सीटी में एविडेंट होता है। तो जब ये कुछ केसेस में हम लोग को एमआरआई भी करवाना पड़ता है। अब क्योंकि हम लोग यहाँ बीएचयू में है, तो यहाँ अधिकतर काफी मतलब गरीब तबके से लोग आते हैं, तो स्ट्रेट अवे कि बहुत सारे लोग तो सीटी भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये सब हम लोग की शॉर्टकमिंग्स होती हैं, बट डेफिनेटली एक इमेजिंग तो हम लोग मस्ट कराते हैं, एंड फॉलोड बाय ईजी इन सेलेक्टेड केसेस जहां भी रेलेवेंट है और जहां रिक्वायर्ड है। और उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि किस तरह की मिर्गी है, कि जनरलाइज मिर्गी है, कि पार्शियल मिर्गी है, कि उसमें मायोक्लोनस है, कि एप्सांस है, क्योंकि अलग अलग उसमें ड्रग्स, अलग अलग ड्रग्स हैं, अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है। कुछ मिर्गियों में आजीवन दवा देनी होती है, कुछ मिर्गी में जैसे जिसमें सिंगल गांठ होती है, उसमें हम लोग अगर रिपीट सीटी 6 से 8 महीने के बाद नॉर्मल है तो विद इन 1 ईयर हम लोग ट्रीटमेंट को टेपर ऑफ करके बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉस्ट फैक्टर रहता है, दूसरा साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो मिनिमल और बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन देते हैं जो मरीज अफोर्डेबल भी हो जाए और जिसके साइड इफेक्ट्स भी कम से कम हो। तो ये दोनों चीजें हम लोग डिटेल हिस्ट्री फॉलोड बाय रेलेवेंट एंड नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद उस डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। कुछ कुछ मरीजों को हमको एडमिट करके वार्ड में लेना पड़ता है, उसमें हम लोग सीएसएफ एग्जामिनेशन करते हैं, एमआरआई करते हैं और आगे कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह की जरूरत भी पड़ती है, तो वो पेशेंट के हिसाब से हम लोग टेलर करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया अभी कि दवाएं पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती हैं कि कितने समय तक चलानी है और उनके अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ऐसे में व्यक्ति जो दवा ले रहा है, तो कभी कभी ये भी सुना गया है कि लाइफ लॉन्ग ऐसे पेशेंट्स को दवा लेनी पड़ सकती है, तो क्या और कोई विकल्प के तौर पे निदान किसी और तरीके संभव नहीं? जैसे कुछ परसेंट पेशेंट्स का फॉल करता है जिसको हम लोग ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी कहते हैं। जैसे जब मेन स्ट्रीम दवाओं से, जैसे जो मेन लाइन ड्रग्स हैं, करेक्ट डायग्नोसिस के बाद अगर वो 1 या 2 बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन से भी उनकी मिर्गी 1 साल तक कंट्रोल नहीं हो रही है, तो ये मतलब ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी में फॉल करते हैं। अब इसमें फिर पेशेंट्स को और ऑप्शन दिए जाते हैं, मतलब उसमें किस टाइप की एपिलेप्सी है, उसके एमआरआई में क्या है, उसके ईजी में क्या है। तो इसके लिए फिर जो एक एपिलेप्सी सर्जरी का के लिए पेशेंट को पहले बताया जाता है, और उसके लिए नॉर्मली क्योंकि ये यहाँ बीएचयू में नहीं उपलब्ध है, तो इसके लिए नॉर्मली हम लोग एम्स के लिए मरीजों को रेफर करते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में हम लोगों के लिए सबसे क्लोजेस्ट एम्स पड़ता है। क्योंकि जो मरीज को हम एपिलेप्सी सर्जरी के लिए रेफर करेंगे उसको लाइफ लॉन्ग फॉलो अप और ट्रीटमेंट भी है रिक्वायर्ड होता है। तो वैसे तो साउथ इंडिया में भी सेंटर्स हैं, श्री चित्रा एंड ऑल, और निमहांस में भी, पर जैसे यहाँ के लोगों के लिए एम्स क्योंकि सबसे नजदीक पड़ता है, इसलिए पेशेंट को हम लोग फिर एडवाइस करते हैं कि जिनको लगता है कि कई बार 2 दवा या 3 दवा कई बार प्रैक्टिकल में हम लोग को देना पड़ता है, और कॉस्ट फैक्टर भी देखना पड़ता है, क्योंकि कई बार मरीज इतने गरीब होते हैं कि जैसे एक दवा है गार्डिनाल, तो वैसे तो अब नई दवाओं के आने के बाद उस दवा को ज्यादातर बुक्स भी लिखती हैं कि उसको नहीं देना चाहिए, बट कई बार क्या होता है कि इतना पुअर पेशेंट होता है कि बेचारा गरीब किसान है, मतलब उसके पास क्योंकि गार्डिनाल काफी सस्ती आती है, तो कई बार हम लोग को प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस में देना पड़ता है, मतलब एग्जैक्टली जो टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है, मतलब वो चीज एकदम जब हम प्रैक्टिकल में फॉलो करते हैं तो उससे थोड़ा डेविएट होना पड़ता है। बट नॉर्मली अगर किसी मरीज को 2 या 3 दवा से नहीं कंट्रोल हो रही है मिर्गी और आपको लग रहा है कि बार बार आ रहा है, तो एक बार उसको एक हायर सेंटर में डेफिनेटली भेजना चाहिए एक सेकेंड ओपिनियन के लिए, और खुद भी अपने लेवल पे रूल आउट कर लेना चाहिए कि कहीं साइकोजेनिक एपिलेप्सी तो नहीं है या कोई दूसरा कारण तो नहीं है। तो एक बार हम उससे अगर संतुष्ट हो गए कि ये एपिलेप्सी ही है, तो मुझे लगता है कि एक बार पेशेंट को हायर सेंटर में, क्योंकि वहां पर कुछ वो लोग और स्पेशल टेस्ट करते हैं जो कि एम्स संस्थान में ही उपलब्ध हैं, जो जिसपे नहीं तो मरीजों को बहुत महंगा पड़ता है। तो एक सेकेंड ओपिनियन के लिए डेफिनेटली एक एपिलेप्सी सर्जरी जहां हो रही है वहां पर एक
रेफरल के लिए डेफिनेटली भेजना चाहिए, और प्रॉपर काउंसलिंग और उसको समझाने के बाद, उसको पूरे ऑप्शंस बताने के बाद, नहीं तो मरीज भी परेशान हो जाते हैं।